हेलो स्टूडेंट्स, हमारे इस यूट्यूब के चैनल पर एक बार आपका फिर से मोस्ट वेलकम है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 11th का फिजिक्स का अगला पोर्शन इंटीग्रेशन, जो कि हमारे लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है। आपने पिछले वाले लेक्चर में डिफरेंशिएशन को देखा था, जी क्लास 12 का हालांकि मैथ है, आपको बहुत डीपली नहीं बताया जा रहा, लेकिन आप इसका फिजिक्स में यूज कर सको, ये सारी बातें हमने डिफरेंशिएशन में सीख ली थी। काफ़ी अच्छा वीडियो था, मज़ा आया था। तो आज हम सीखेंगे कि फिजिक्स में इंटीग्रेशन का यूज़ कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, हमको इंटीग्रेशन की आवश्यकता क्यों पड़ी, यही सब छोटी छोटी बातें और बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें आपको बताई जाएंगी कि जब हम मोशन करते हैं तो दैट टाइम हमारा डायरेक्शन क्या होता है, कैसे पता करते हैं डायरेक्शन को, ठीक है ना। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हम आपको बताने वाले इस वीडियो में। तो आप वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते रहिए और अपने क्लासमेट को भी बता दो कि सारे जो चैप्टर हैं शुरू हो चुके हैं, पढ़ाई करते रहें, ताकि उनको जब भी स्कूल अपना ओपन है तो कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है ना। चलिए आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। आज की टॉपिक हमारी है इंटीग्रेशन। आज हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन का यूज कैसे होता है, क्यों होता है। इसकी हिंदी होती है समाकलन। हमने कल पढ़ा था, यानी कि पिछले वीडियो में पढ़ा था डिफरेंशिएशन, और आज की टॉपिक हमारी है इंटीग्रेशन इन द फिजिक्स, कि फिजिक्स में इसका यूज कैसे करते हैं। चलिए कोई बात नहीं, पढ़ाई शुरू करते हैं। चलो आपको मैं याद दिला दूं, तो आप पढ़े हो v इज इक्वल टू, जो वेग होता है ds बाई डी टी, यह गति का समीकरण ही माना जाता है। मतलब कि जो आपका वेग है वो विस्थापन बटे समय होता है। अगर एवरेज की बात करो तो जो वेग होगा वो क्या होगा आपका डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, और अगर हम कहें कि एक पॉइंट पे बात करनी है तो दैट टाइम क्या लग जाएगा यहाँ पे v इक्वल टू डी एस बाई डी टी। चलो ये पढ़ चुके हो। अब एक बात और पढ़े बच्चों कि जो ए होता है एक्सीलरेशन, जो त्वरण होता है वह क्या होता है, वेग परिवर्तन बटे समयांतराल, ये भी होता है ना। और अगर हम किसी खास टाइम पे पूछ लें कि एक्सीलरेशन क्या होता है तो आप कहोगे सर ए इज इक्वल टू जो होता है वो डी बाई डी टी होता है। ओके, तो किसी पर्टिकुलर टाइम की जब हम बात करेंगे तो दैट टाइम हम वेग या एक्सीलरेशन को फाइंड आउट करने के लिए हम यूज क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। टाइम के विथ रेस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएशन करते हैं। चलो हमने पीछे कुछ क्वेश्चन भी करे थे, आपको यहाँ पे दिखा दूं। मान लो मैंने बोला यस बराबर एस इज इक्वल टू जो डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पे यस से रिप्रेजेंट हो रहा है। एस इज इक्वल टू मैंने बोला मान लेते हैं टी का 4 मान लेते हैं, ठीक है ना। तो मैंने पूछा कि बताओ v क्या होगा, यहाँ पे t टाइम है, तो आप बोलोगे सर हमने पढ़ा है v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी, ठीक है ना। तो d बाई डी टी और s की वैल्यू यहाँ पे t पे 4 है, ठीक है ना। इसका जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो फार्मूला पता है 4x3 हो जाएगा। आ गया, यही तो वेग है। और मान लो पूछ दे कि t बराबर जब 4 हो, मतलब कि चौथे सेकंड में बताना है तो यहाँ पे वैल्यू 4 रख देंगे, दूसरे में बताना है तो वैल्यू 2 रख देंगे, तो ये तो निकल गया, डिफरेंशिएशन हो गया। सेम वही काम यहाँ भी कर सकते हो आप। मैंने बोला आपको v दिया है t पे पावर 4, मान लो v का मान दिया है t पे 4, क्योंकि v टाइम पे डिपेंड कर रहा है, हर क्षण बदल रहा है। हम लोग ऐसा चीज पढ़ रहे हैं कि कांस्टेंट नहीं है कुछ भी, वो हर क्षण बदल रहा है। मैंने बताया था ना, स्कूल से आप घर जाते हो, जल्दीबाजी में होते हो तो क्या करना पड़ता है, जल्दी जल्दी भागना पड़ता है। यानी कि हमारा जो वेग है वो हर क्षण बहुत तेज चेंज हो रहा है। तो जब भी चेंजिंग वाली बात आएगी तो दैट टाइम हमको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो तुम जैसे लोगों के लिए ही निकाला गया है ना, बताया तो था आपसे। तो ए आ जाओ, ए इक्वल टू बताना है तो डी बाई डी टी मैंने पढ़ा है, डी बाई डी टी, वी का मान टी पे 4, ए हो जाएगा फिर 4 टी पे 3। एक्सीलरेशन निकल गया। अब टाइम पता हो तो निकाल लो आराम से, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो हमने देखा कि वेग निकालना हो तो हमको अगर डिस्प्लेसमेंट पता रहे तो हम वेलोसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं, और अगर हमको एक्सीलरेशन निकालना हो तो दैट टाइम अगर हमको वेग पता रहे तब हम निकाल सकते हैं एक्सीलरेशन को। आई बात समझ में।
अब मैंने कहा यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन पे आ जाओ, तो मैंने आपसे कहा बेटा अब की बार मैं आपको देता हूँ v का मान ले लो हमसे, अब की बार v का मान ले लो, v बराबर t पे 4, ठीक है ना। तो हमको बताओ विस्थापन s का मान क्या होगा। देखो यहाँ पे s पता था v निकल गया, s पता था v निकल गया, यहाँ पे देखो v पता था a निकल गया, एस पता था v निकल गया, v पता था a निकल गया। अब हमारी बात बदल गई, अब मैंने कहा v पता है यस निकालो, यहाँ पे a पता है तुम v निकालो। अब बात बनेगी, a पता है v निकालो, अब a दे दिया v का निकालो। फार्मूला सोचोगे सर a इक्वल टू मैंने पढ़ा है dv/dt पढ़ा है, अब a की वैल्यू t पे 4 है वगैरह वगैरह, फंस जाओगे, दिक्कत होगी ना। तो यहीं पे हम सीखना चाहते हैं कि इंटीग्रेशन क्या होता है। आप बात को अच्छे समझ पा रहे हो कि हमने कहा जब यस पता है यानी कि जब डिस्प्लेसमेंट पता है तो दैट टाइम आप वेलोसिटी बड़े आराम से निकालते हो, या फिर जब वेलोसिटी पता है तो दैट टाइम आप एक्सीलरेशन बहुत आराम से निकालते हो। तो मैंने बोला कि बेटा ले लो आप अब की बार वेलोसिटी ले लो, डिस्प्लेसमेंट दिखाओ कितना होगा, तब क्या करोगे। तब यहीं पे हमारे पास आया इंटीग्रेशन, यहीं से हमने शुरू कर दिया इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ना। तो ध्यान से देखिएगा, बहुत नॉर्मल बातें होंगी यहाँ पे और इसके बहुत सारे जो फार्मूले होंगे, ये वास्तव में जो बताऊं ना ये होता है अपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन। जो इंटीग्रेशन होता है अपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन होता है। आप अच्छे से देख पा रहे हो, यस। तो जो इंटीग्रेशन होता है वह अपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन का उल्टा समाकलन। तो आप कह सकते हो यस पता था तो v निकाल लिया अवकलन से, यस पता था तो v निकाल लिया अवकलन करके। तो अगर v पता हो तो यस निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा, समाकलन। उल्टा है ना, पूरा अपोजिट होता है उसका। अब चलो देखो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यों करते हैं, कैसे नहीं करते। अगर इसके बारे में डीपली जानना है तो क्लास 12 का मैथमेटिक्स में पढ़ाने वाला हूँ, वहाँ से आपके जाके देख सकते हो कि कैसे इसके बारे में काम करते हैं। चलो हम शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। मैंने बोला ये मान लो कोई आपके पास 2D है, 2D शेप है, मान लो ये वाई एक्सिस है और ये मान लो स्टूडेंट एक्स एक्सिस है। ये आपके पास दो एक्सिस हैं, ठीक है ना। चलो सपोज करते हैं ये आपका मान लो टाइम है और ये मान लो आपका डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट भी मैंने दिया, टाइम भी दे दिया, और दैट टाइम मैंने बोला टाइम और डिस्प्लेसमेंट का जो ग्राफ है वो सीधे ऐसे भाग रहा है। तो कहोगे सर ढाल हर जगह बराबर है, तो आप बोलोगे सर यानी कि आप जो ग्राफ बनाए हो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। आप कहोगे बड़े आराम से कि जो आप ये ग्राफ बनाए हो इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे छोड़ो सब बातें छोड़ो, आज थोड़ी पुरानी बातें कर लेते हैं। मैंने कहा कि यहाँ पे ये लंब गिराओ जरा, ठीक है ना। तो आप जान रहे हो कि ये एक्स वाला एक्सिस का है, वाई वाला एक्सिस का है। तो बताओ क्या इस त्रिभुज का एरिया निकाल लोगे? कहोगे सर बहुत आराम से निकाल लेंगे, क्योंकि जब भी वेलोसिटी कांस्टेंट होकर के जाएगी, जब भी आपकी वेलोसिटी ना कांस्टेंट होकर के जाएगी तो दैट टाइम जो आपका ये जो ट्रायंगल होगा, ट्रायंगल का जो शेप होगा वह राइट एंगल ट्रायंगल होगा, यानी कि समकोण त्रिभुज होगा। और समकोण त्रिभुज का एरिया ना आप कहोगे सर हमको पता है 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। समकोण त्रिभुज का आपको एरिया पता है, ठीक है ना। तो जब भी आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तब तो आराम से निकल जाएगा। दिक्कतें कहाँ पे होती हैं, हमको अवकलन समाकलन कहाँ पे करना पड़ता है, जब हम जल्दीबाजी में होते हैं। प्रत्येक क्षण हमारा सब कुछ बदलता रहता है, चाहे डिस्प्लेसमेंट हो चाहे हमारा वेलोसिटी हो। वेलोसिटी प्रत्येक क्षण बदलेगा तो जान ही रहे हो एक्सीलरेशन निकाला जाता है, क्यों। और जब डिस्प्लेसमेंट की बात होती है तो वेग निकाला जाता है।
चलो खैर आ जाते हैं। मान लो अब यही वेग ऐसे बढ़ने लगे, सपोज कर लो ये ऐसे, अब तुम्हारा वाला है काम है, कभी कम कभी ज़्यादा हो सकता है ऐसा शेप, कभी कम कभी ज़्यादा। ये ऐसा जो यहाँ पे जो वेलोसिटी है ना, यहाँ की जो वेलोसिटी है वो वेरिएबल है, यहाँ वाली वेलोसिटी क्या है, वेरिएबल है, हर क्षण चेंज हो रही है, देख रहे हो, कभी कम कभी ज़्यादा हो रही है। तो अगर मैं पूछूं इस टाइप का अगर एरिया निकालना हो, इस टाइप के जब शेप का एरिया निकालना हो, तो आप ऐसे पहले यहाँ पे लंब गिराओगे। अब कहोगे सर इस टाइप के शेप का तो मैंने आज तक एरिया निकाला ही नहीं, ये कैसे निकलेगा? सवाल बनता है ना, इस टाइप के शेप का मैंने एरिया आज तक कहीं टच ही नहीं करा, देखा ही नहीं। तो 11वीं भी आज तक नहीं देखा था ना, 11वीं में पढ़ रहे हो, ठीक है ना, ज़्यादा बात करने की आवश्यकता नहीं है। तो चलो अब आते हैं, हेल्प लेते हैं छोटी छोटी बातों का। अच्छा मान लो मैं यहाँ से एक बहुत ही पतला, अगर आप देख पा रहे हो तब, बहुत ही पतला एक मैं पट्टी काट दूं यहाँ से, बहुत ही पतला कह सकते हो, इतना पतला कि मैं इसके चौड़ाई बोल सकता हूं कि dx है। dx आप समझ सकते हो, dx बहुत छोटा, जीरो के करीब, लगभग जीरो के करीब, जीरो के बराबर नहीं, लगभग जीरो के करीब, मतलब कि 0.00009 ऐसे कुछ हो सकता है, जीरो के करीब इतना पतला स्ट्रिप काटा। चलो कोई बात नहीं, मान लो इसकी लेंथ L1 है, इसका लेंथ L1 और ब्रीथ हो गया dx। अभी आपको आयत के जैसे दिख रहा है, आयत कैसे दिख रहा है ना, मैं कर क्या रहा हूं, मैं इस पूरे शेप का एरिया निकालना चाह रहा हूं। तो एक पतली ट्रिप काटी और इसमें देखा कि ये चौड़ाई हो गई, ये लंबाई हो गई L1 और B1, तो दैट टाइम का हो गया इसका एरिया L1 और ये dx हो गया। L1 लंबाई गुणे चौड़ाई, क्योंकि रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वह लेंथ इंटू ब्रीथ होता है, तो दैट टाइम आप देख सकते हो कि लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रीथ हो गया ना, निकल गया। इतना पतला है कि आयत तो दिख ही रहा था ही। चलो कोई बात नहीं, चलो अगला काम करते हैं। एक बार और मैंने कहा कि अभी इतना निकाला, पूरा निकालना है, एक बार और काटो जरा स्ट्रिप को, और काटो। एक बार मैंने और काटा, बहुत उतना ही पतला काटा, इसकी लंबाई थोड़ी चेंज हो गई, L2 हो गया, लेकिन चौड़ाई तो वही dx ही है, पतला पतला। यहाँ पे अब इस वाले ट्रिप की अगर मैं बोलूं कि क्या होगा एरिया, तो आप कहोगे सर L2 dx प्लस, ऐसे में पतली पतली पत्तियां यहां तक काटूंगा, पतली पतली पत्तियां मैं यहां तक काटूंगा, समझना बात को हमारी। ऐसे ही हम पतली पतली पत्तियां यहां तक काटेंगे, तो आगे आप कहोगे सर L3 dx आएगा। हर एक पत्ती की जो आपकी ब्रीथ है ना, चौड़ाई जो है ना, वो dx ही होगी। क्यों dx? आप देख रहे हो बहुत पतला 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 काट के ला रहे हो, तो आप हर बार चौड़ाई में वही पाओगे, तो आप कहोगे सर ये तो ऐसे यहां तक जाएगा, L4 dx डॉट 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 Ln dx। अगर अच्छे से आप देख पा रहे हो तो हमने हर एक पट्टी का एरिया लिख दिया है, टोटल एरिया आपका निकलने वाला है। आप कहोगे सर A इज इक्वल टू L1 dx L2 dx प्लस L3 dx प्लस L4 dx प्लस डॉट 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 प्लस Ln dx, ठीक है ना। n पत्तियां मैंने काट के रखी हैं, टोटल एरिया आप ऐसे निकल गया, क्योंकि हर एक को जोड़ दिया, छोटा 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 करके जोड़ दिया तो पूरा एरिया निकल गया। इसको आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, एरिया इज इक्वल टू समेशन ऑफ L dx। समेशन मतलब क्या होता है बेटा, टोटल एडिशन, टोटल यहाँ पे L बराबर 1 से लेके n तक, L इज इक्वल टू 1 to n समेशन ऑफ L इंटू dx, ऐसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? L इज इक्वल टू 1 to n समेशन ऑफ L dx, यानी कि अगर पुट करोगे वैल्यू तो L की वैल्यू 1 से लेके n तक, और एडिशन के रूप में L1 dx प्लस L2 dx प्लस L3 dx प्लस L4 dx प्लस L5 dx, जहां तक गया होगा समेशन लग गया। यानी कि आप कह सकते हो इस टोटल जो आपका शेप है इसका एरिया हमने निकाल के रख दिया, L इज इक्वल टू 1 to n L इंटू dx, ये एरिया निकल गया। अच्छा, अब आपको एक बात कॉमन दिख रही होगी, मैं जानता हूं कि वो आपके मन में क्वेश्चन जरूर बन रहा होगा, लेकिन अब बोल नहीं पा रहे हो तो कोई बात नहीं, कि सर आयत तो बना दिया लेकिन इतनी
पत्तियां आप छोड़ते आ रहे हो, थोड़ा थोड़ा हर में छोड़ रहे हो ऊपर। क्यों? ऊपर देखो ऐसे शेप है, ऐसे शेप कहीं है, और मैंने जो पत्ती काटी है तो आयत तो यहीं तक बनेगा ना। ये तो छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा हर जगह बच रहा है। अब हर जगह बचने का मतलब क्या कि आप उनको छोड़ते आ रहे हो, उनको भी ऐड करके दिखाओ। तब यहीं से बात आती है हमारे इंटीग्रेशन की। इसे ही हम कहते हैं जब ये छोटी छोटी चीजें ऐड कर लेते हैं, तो यहां पे लिखते हूं मैं, इस साइन को हटा के हम ये लगाते हैं इंटीग्रेशन का साइन। ठीक है ना? ये देख रहे हो ना, ये ऐसे होता थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा अजीब सा बेढंगा सा, जो आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन बहुत ही मस्त साइन है, इतना मजेदार कि हर एक क्वेश्चन को चुटकियों में लगवाता है। ऐसे कर सकते हो। तो इसे बोलते हैं इंटीग्रेशन का साइन। इसको हटा के इसको लाना पड़ा। क्यों लाना पड़ा? क्योंकि मैंने जब एरिया निकाला तो देख रहा हूं कि छोटा छोटा छोड़ना पड़ रहा है हर बार, और हर बार छोड़ने की वजह से हमने कहा अगर ये इस टाइप के साइन में इसको कवर कर दो तो आप बड़े आराम से काम कर सकते हो। तो ये समेशन ए वाला हटा के समेशन का साइन ए लगा दिया, इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया, AL dx। अब कहोगे सर कैसे? अब जानते हो बच्चों, एक बात और जान लो कि यह कहां से कहां तक एरिया निकाल रहे हो। आप कहोगे सर देखो इसी की लिमिट रखते हैं, यहां पे रखाता है लोअर लिमिट, यहां पे अपर लिमिट। आपके लिए थोड़ा सा नया हो सकता है, लेकिन नया क्या, सब तो आराम से ही चल रहा है। ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट इसे कहा जाता है। सीमा जहां से आप शुरू किए हो, जहां तक अंत किए हो, dx, यही dx वाला लाइन है ना, dx का लाइन यही है, इसी के सापेक्ष चल रहे हो, तो इसकी प्रारंभिक सीमा कहां पे है? ओरिजिन पे, यानी कि 0, और अंतिम सीमा कहां पर है? ये मान लो n है, ये अंतर। यहां पे तो कोई अंक तो होगा ना, कहां से कहां तक गए हो, 0 से लेकर n तक, और ये हो गया हमारा एक अच्छा खासा फार्मूला एरिया का निकालने के लिए। यही हो गया समाकलन की शुरुआत। यहीं से हम शुरुआत करते हैं समाकलन की। तो समाकलन का साइन क्या होता है? आप कहोगे सर एक खड़म्फू टाइप का ऐसे होता है, और यहाँ पे L इंटू dx। ठीक है ना? आई बात समझ में? तो यहाँ पे क्या होता है, इसका लोअर लिमिट जहाँ से आप स्टार्टिंग करते हो, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट है, और यहाँ पे होता है अपर लिमिट, यानी कि यहाँ पे होता है लास्ट पॉइंट। ठीक है ना? समाकलन हमको मिल गया, इसी को हम कहते हैं इंटीग्रेशन। और यहाँ पे हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ फार्मूलों को। तो बस एरिया की वजह से हमने समाकलन को खोज डाला। समाकलन बहुत ही बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारी हेल्प हर जगह करेगा, अब चाहे मैथ हो चाहे फिजिक्स हो। ठीक है ना? चलो आ जाओ। अब बात आती है कि चलो कुछ समाकलन कर लेते हैं, कुछ फार्मूले देख लेते हैं। हम आपको यहाँ पे केवल एक ही फार्मूला बताएंगे जो आप जिस पे काम कर सको, जिस पे आप काम अच्छे से कर सको। ठीक है ना? और एक चार्ट आपको हम दे देंगे, आप उसको फार्मूले के रूप में दे देंगे, आप उसको नोट कर लीजिएगा। डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है टोटल, अवकलन का टोटल उल्टा होता है। चलो आ जाओ। अब आपको थोड़ी मोड़ी बातें से और बता दूं। ये मान लो आप मैंने बोला x पे n dx है, यानी कि ऐसे x पे n dx का बताओ फार्मूला क्या होता है। तो इसको तो बच्चों आपको याद करना पड़ेगा। प्रोविजन देखना है तो आप 12 में देखना पड़ेगा आपको। अब एक बात और बता दूं, यहाँ पे अगर यहाँ पे लिमिट नहीं दी गई होती है, अगर यहाँ पे लिमिट नहीं है, तो इसे कहते हैं इंडिफिनिट बोलते हैं, इंडिफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है ना? आपने क्या देखा, अगर यहाँ पे लिमिट नहीं दी गई है तो इसे बोलते हैं इंडिफिनिट बोलते हैं। ठीक है ना? स्वतंत्र है। और अगर यहाँ पे लिमिट दी गई है तो उसे हम बोलते हैं डिफिनिट, कि बंधा हुआ है, डिफिनिट इंटीग्रेशन। अगर लिमिट नहीं दी गई है तो उसे बोलते हैं इंडिफिनिट इंटीग्रेशन, और अगर लिमिट हमको दी गई है तो डेफिनिट, यानी कि इसी सीमा है। डेफिनिट मतलब क्या, इसी सीमा है, और इंडिफिनिट मतलब क्या, ये स्वतंत्र है, कहीं बंधा हुआ नहीं है। तो चलिए, हालांकि हम दोनों आपको बताने वाले हैं, इसको आप अपनी कॉपी पे जरूर नोट करिएगा, हर एक पॉइंट जो बताया जा रहा है। इसका फार्मूला होता है, अगर ये इंडिफिनिट है, इंडिफिनिट तो है ही, देख रहे हो स्वतंत्र है,
जैसे हमने एरिया निकाला था तो उसका एक लिमिट था ना, तो डिफिनिट हो था। अगर उसका लिमिट हमको नहीं मिलता तो वह क्या था, इनडिफिनिट था। यहाँ पे आ जाओ, इसका होता है यक्स पे n+1 अपान n+1 और इंडिफिनिट में कांस्टेंट को लगाते हैं c को। हर बार अगर इंडिफिनिट इंटीग्रेशन निकाल रहे हो तो समाकलन का फार्मूला आपको लगाना पड़ेगा a, और यहाँ पे क्या होगा, एक कांस्टेंट। एक किस में लगेगा, केवल इंडिफिनिट में। अगर इंटीग्रेशन आपका इंडिफिनिट है तो दैट टाइम आपको यह कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, और अगर नहीं है तो यह कांस्टेंट हमको नहीं लगाना पड़ेगा। अभी उसको ही बताते हैं आपको। ये हो गया बच्चों, तो ये तो हो गया। मान लो अच्छा आपसे कोई कहता है dx का बताओ इंटीग्रेशन क्या होगा, dx का इंटीग्रेशन क्या होगा आप ये बताओ। तो मैं बताऊं आपको ना, यहाँ पे कहोगे सर कुछ नहीं है, तो जानते हो क्या करते हैं, यहाँ पे 1 लिख लेते हैं। 1 लिख लिया, एनी प्रॉब्लम, नो एनी प्रॉब्लम। तो यहाँ पे 1 को हम लिख सकते हैं यक्स के टर्म में। यक्स के टर्म में होना चाहिए समाकलन के लिए, ऐसा नहीं कि यहाँ पे कांस्टेंट है तो उसका निकालेंगे ना, यक्स के टर्म में आपको यहाँ पे मिलना चाहिए। तो यक्स पे पावर 0 लिख सकते हो, 1 को हम x पे पावर 0 लिख सकते हैं, और ये हो गया आपका dx। फार्मूला आपको पता है x पे n का। यहाँ पे n क्या है, पावर को रिप्रेजेंट करता है, पावर को रिप्रेजेंट करता है। तो हो जाएगा x पे 0+1 अपान पावर 0+1, ये हो जाएगा x प्लस c हमको यहाँ ही लगाना चाहिए था। जब इंटीग्रेशन का साइन हटा तुरंत c यहाँ पे ऐड हुआ, ये हमारा हो गया आंसर। आई बात समझ में। चलो अब आपको बता दूं मैं यहाँ पे ऐसे, ये मान लो 7dx है, तब क्या करोगे, अगर 7dx है तब क्या करोगे, तो आपको कहना पड़ेगा कि यहाँ पे सर हम लिख सकते हैं, अब एक 7 कांस्टेंट है, 7 कांस्टेंट है तो बाहर निकल आएगा 7, और ये हो गया dx। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं करते, तो ये अब यहाँ पे आओगे तो आप क्या पाओगे कि यहाँ पे फिर कहोगे सर x पे 0 कर सकते हैं dx, और ये 7, इसका समाकलन क्या, x और प्लस c, यानी कि 7x प्लस c। क्योंकि x पे पावर 0 का समाकलन क्या होता है, x होता है। तो समाकलन तो हो गया। अब मान लो आपको दिए कोई y बराबर x पे -4, मान लेते हैं कोई कहता है y बराबर x पे -4, तो बताओ कि y dx का मान बताओ क्या होगा। तो y की वैल्यू रखोगे x पे पावर -4 dx, और इंटीग्रेशन का आपको फार्मूला पता है, x टू दी पावर n का फार्मूला क्या होता है, x पे पावर n+1 अपान n+1। तो यहाँ पे जो n का वर्क कर रहा है वो -4 कर रहा है, तो आप देख सकते हो कि n पे पावर, जहाँ पे n है वहाँ पे -4 + 1, जहाँ पे n है वहाँ पे -4 + 1, और यहाँ पे एक इंडिफिनिट का आपको देना पड़ेगा कांस्टेंट, ठीक है ना। यहाँ पे आप कर क्या सकते हो, अब x पे पावर -3 अपान -3 + 3, अलग अलग करोगे 1/3 माइनस का x पे पावर -3 + 3, हमारा हो गया आंसर, ठीक है ना। तो इस टाइप का अगर x पे पावर n टाइप का कोई भी इंटीग्रेशन आपको विद रेस्पेक्ट टू x करना हो तो ये फार्मूला आपको पता है, यहाँ से आप कर सकते हो। अच्छा एक बात मैं आपको यहाँ पे और बता दूं कि यहाँ पे n की वैल्यू कभी -1 के बराबर ना हो। n की वैल्यू अगर -1 के बराबर हो गई ना तब मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अब आपके जो हर है ना यहाँ पे -1 + 1 0 हो जाएगा, और जब 0 हो जाएगा तो वहाँ पे तो कोई उसका अस्तित्व है ही नहीं, क्योंकि आपके डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो वहाँ पे काम नहीं कर पाएंगे। तो इस वाले फार्मूले में आपको याद होना चाहिए कि n कभी -1 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये तो समझ में आ गया आपके। चलिए कुछ एग्जाम्पल और टेकअप करते हैं, फिर कुछ क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है ना, जो हमने पीछे लिए थे। चलिए अगला एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे हमने कहा मान लो आपको यहाँ पे दिया रहा है y = मान लो दिया रहा है x पे पावर 3 + 7x + 6। इसका बताओ कि y dx, इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू dx कितना होगा।
ये क्वेश्चन हमारा है, तो क्या करोगे, पहले y की वैल्यू यहाँ पे पुटअप करोगे, x क्यूब प्लस 7x प्लस 6। चाहे एडिशन हो चाहे सबट्रैक्शन, इनको हम ऐसे अलग अलग कर सकते हैं। x पे क्यूब dx और यहाँ पे प्लस लगा है तो प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 7x dx, प्लस लगा है तो प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 6 dx। अच्छा बताओ जरा, डी डी एक्स ऑफ 7 कितना होगा? 0 है ना, तो कहोगे सर 0, ये 7 है ना, 7 एक कांस्टेंट है, किसी भी कांस्टेंट का अवकलन 0 होता है नहीं, तो यहाँ पे इनको ऐसे भी कर सकते थे, डी डी एक्स ऑफ 7 बाहर निकाल दिया, एक्स पे पावर 0। अब इसका फार्मूला होता है n एक्स पे n माइनस 1, 0 का मल्टीप्लाई होगा 0 हो गया। तो किसी भी अंक का या कह सकते हो किसी भी कांस्टेंट का जो अवकलन होता है 0 होता है, बट समाकलन 0 नहीं होता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। चलो इनको सॉल्व करते हैं। अच्छा बताओ इनका समाकलन क्या होगा? तो आप कहोगे सर एक्स पे पावर n का मैंने फार्मूला पढ़ रखा है, एक्स टू द पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1, तो एक्स पे पावर 3 प्लस 1 अपान 3 प्लस 1 हो गया, प्लस यहाँ पे सी लगाएंगे, लास्ट में लगाएंगे, यहाँ पे 7 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, एक्स पे पावर क्या हो जाएगा, 1 तो है ही, 1 प्लस 1 अपान 1 प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि हमको पता है फार्मूला एक्स पावर n dx इज इक्वल टू एक्स पे पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1। इसी प्रकार यहाँ पे 6 बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा? अच्छा इनको बाहर कर लेते हैं, तो कहोगे सर यहाँ पे बचेगा, x पे 0 कर सकते हो dx, और इसका जो समाकलन होता है वो x होता है, प्लस c लगा दो। अब यहाँ पे हो जाएगा x पे पावर 4/4 प्लस 7x स्क्वायर बाई 2 प्लस 6x प्लस 6। ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है ना। अगर यहाँ पे कहीं माइनस का साइन लगा होता तो माइनस लगाते, मल्टीप्लाई और डिवाइड में रूल बदल जाता है, ठीक है ना। हालांकि हमको 11th की फिजिक्स में उसका कहीं यूज नहीं होगा, ठीक है ना, तो यहाँ पे हम उसकी चर्चा ना करें तो ही बेहतर है, ताकि आपको कहीं प्रॉब्लम भी ना हो। इन नॉर्मल जो फार्मूले आपको मैंने बता दिए, और इन फार्मूलों का एक शीट मैं आपको दे दूंगा इसी वीडियो में। तो चलिए कुछ और देखते हैं। इनडिफिनिट का हो गया, डेफिनिट का देखते हैं। मान लो x पे पावर 7 दिया रहे और यहाँ पे आपको दिया रहा है dx, और यहाँ पे लिमिट दी गई है x की कि आप 2 से लेकर 3 तक गए हो। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान देना, क्योंकि हमको इसी पे वर्क करना है। सारा काम मतलब मोर देन जो वर्क है हमको इसी फार्मूले पे करना है। तो सब चीज वही है, इसे बोलते हैं डिफिनिट, बोलते हैं कि ये सीमित है, इसका लिमिट दिया गया है, इसे हम बोलते हैं डिफिनिट इंटीग्रेशन। चलो आ जाओ बात करते हैं। यहाँ पे सब कुछ वही होगा, एक्स पे पावर 7 का जो आपका इंटीग्रेशन होगा ना, वो कहोगे सर एक्स पे पावर 7 प्लस 1 अपान 7 प्लस 1, वही होगा, बट यहाँ पे प्लस सी नहीं लगाएंगे, यहाँ पे ऐसे लगाएंगे ब्रैकेट बड़ा वाला, और इसका लोअर लिमिट 2 है, अपर लिमिट 3 है। हो गया। अब आ जाओ इसको सॉल्व कर लो, एक्स पे पावर 8 अपान 8, लोअर लिमिट 2 अपर लिमिट 3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो 1/8 जो है यहाँ पे कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो, यहाँ पे बचा एक्स पे पावर 8 लोअर लिमिट अपर लिमिट। अब हम क्या करेंगे, 1/8 ऐसे ही रहने देंगे, एक बार x की जगह पे अपर लिमिट को रखेंगे। क्या करना है बच्चों, एक बार x की जगह पे अपर लिमिट को रखना है, यानी कि 3 पे पावर 8, उसके बाद लगाना है चिन्ह माइनस का, फिर एक बार x की जगह पे लोअर लिमिट रखना है 2 पे पावर 8। ये हमारा हो गया आंसर। ध्यान देना, यहाँ पे क्या करना है, सारा काम वही है इंडिफिनिट का ही, बट यहाँ पे प्लस सी हमको नहीं लगाना है, क्योंकि ये डिफिनिट है, यह सीमित है। और यहाँ पे हमको क्या लगाना है, लास्ट टाइम में एक बार x की जगह पे आपको अपर लिमिट को रखना है, पहले अपर लिमिट फिर माइनस लगा करके लोअर लिमिट अंत में, ठीक है ना। तो ये हो गया इस टाइप का इंटीग्रेशन, हम बहुत ही आराम से कर सकते हैं। तो ये हो गया, डेफिनेट का भी हो गया, इंडेफिनेट का हो गया। अब आपको हम कुछ होमवर्क देते हैं, आप उस पर करिएगा, फिर लगाते हैं कुछ न्यूमेरिकल अपने एक्सरसाइज से, ठीक है ना। तो आप ये पहले कुछ वर्क ले लो,
आपको निकालना है इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू डी एक्स। वाई की वैल्यू है आपकी एक्स की पावर -7 प्लस एक्स पावर 6 प्लस 4। दूसरा मैंने दे दिया आपको y इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 माइनस 4y मत लो आप, 4x स्क्वायर कर लो माइनस 3x प्लस 2 कर लो। तीसरा दे दिया y इज इक्वल टू 3x पे 4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 0 कर लो। चौथा ले लो आप y इज इक्वल टू 9x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 9 प्लस x माइनस x। पांचवा ले लो y इज इक्वल टू x पे पावर 4, यहाँ पे लिमिट ले लो x बराबर 0 से 4, ये लोअर लिमिट अपर लिमिट। छठा ले सकते हो आप y इज इक्वल टू एक्स पे पावर -7 कर लो, x इज इक्वल टू 5 से 9, यहाँ आ सकते हो। ये हो गया डिफिनिट वाला और ये हो गया इनडिफिनिट वाला। अब हमारे कई स्टूडेंट ऐसे बिरले पड़े होंगे जो कहेंगे सर इन सब में अगर मान लो हमको दे दिया रहा है x बराबर 0 से 5, तब क्या कहेंगे? तो कोई बात नहीं, लास्ट टाइम में पहुंचोगे तो इन तीनों का समाकलन कुछ न कुछ आएगा। लास्ट टाइम में पहुंचोगे ना तो इन तीनों का समाकलन कुछ न कुछ आएगा। मान लो ऐसे आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 ऐसे आ गया और यहाँ पे 0 से 5 रखना है। तो क्या करना है, एक बार पूरे में 5 रखना है अपर लिमिट पूरे में, यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 5, ये हो गया। इनको डाल दो कर्ली ब्रैकेट में माइनस एक बार पूरे में लोअर लिमिट, यानी कि 0 का स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस 5। अब करो काम। तो जो भी हमारे पास टर्म रहेगा उस पूरे में एक बार अपर लिमिट को हम रखेंगे माइनस लगा के, फिर हम क्या करेंगे पूरे में एक बार लोअर लिमिट रखेंगे, इनको सॉल्व करेंगे, जो आएगा वो हमारा आंसर होगा। तो चलो इसमें आप ये बढ़ा लो, इसका लिमिट पे निकालना, ठीक है। तो हमने देखा समाकलन कैसे किया जाता है, बहुत ही आसानी से देखा, कोई दिक्कत नहीं। अब हमको डिफरेंशिएशन भी आ गया करने और इंटीग्रेशन भी हमको करने आ गया। चलिए कोई बात नहीं। अब हम आपसे फिर कहने जा रहे हैं कि हमने पढ़ा है फार्मूला, चूँकि v इज इक्वल टू जो वेलोसिटी होता है ds बाई डी टी, ओके, और जो एक्सीलरेशन होता है वो होता है dv बाई डी टी, ठीक है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन, ठीक है ना, और रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। आप ये सब पढ़ के रखे हो। अगर पिछली वीडियो आप नहीं देखे हो तो जरूर जाके देख लो, ताकि आपको कहीं से भी कोई डाउट ना रहे, ठीक है ना। तो मैंने बोला ना, अगर हमको यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू दिया रहे, जैसे मैंने लिया था s इक्वल टू टी पावर 4, टी रेस टू दी पावर 4 मैंने कहा जो विस्थापन है, जो डिस्प्लेसमेंट है, तो दैट टाइम v का मान बताओ क्या होगा। तो मैंने बोला कि हमने पढ़ा है v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी, तो यहाँ पे बोल रहे कि आप d बाई डी टी एस की वैल्यू टी पे पावर 4 हुआ ना। तो आप फार्मूला पढ़ रखे हो, तो कहा आपने 4x3 आ गया। यानी कि जब हमको डिस्प्लेसमेंट पता था तो दैट टाइम हमने वेलोसिटी बड़े आराम से निकाल के रखा। जब हमको डिस्प्लेसमेंट पता था तो हमने वेलोसिटी निकाल लिया। लेकिन अब मैंने बोला आपसे कि मैंने आपको दिया वेलोसिटी की वैल्यू कि v इज इक्वल टू मान लो 4t क्यूब, ऐसे मान लेते हैं। वेलोसिटी की वैल्यू दी, मैंने बोला बताओ विस्थापन कितना होगा, ठीक है। चलो पहले क्वेश्चन कर लेता हूं। ये बताओ इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होगा। अभी मैंने सॉल्व कराया है, तो आपने कहा कि x होगा, प्लस सी लगाएंगे। x कैसे होगा, तो अगर वहां पे ध्यान नहीं दिए हो तो यहाँ पे देख लो, x टू द पावर 0 लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे 1 है, 1 मतलब कि x पे पावर 0। अब कहोगे सर केवल आपने x पे पावर 0 क्यों लिया, क्योंकि हमको इसके टर्म में काम करना है।
ये हो गया dx, ये हो जाएगा x पे पावर 0 + 1 अपान 0 + 1 + c। आपने सॉल्व करा तो कहा x + c आवेगा, ऑफ कोर्स आएगा। तो ये करने आपको आता है। तो अब हम देखो यहाँ पे हमने कहा आपको वेलोसिटी दे रखी है, डिस्प्लेसमेंट बताओ। तो अब हम क्या करने वाले हैं, हम फिर कहेंगे चूंकि वी नो दैट जो वेलोसिटी v = होता है वो ds/dt होता है, कंफर्म। अब आप ऐसे कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो आप कहोगे सर ds = v × dt आवेगा। डिस्प्लेसमेंट अब यहां से निकल जाएगा बड़े आराम से। यहां पे हम कहेंगे टेक बोथ साइड इंटीग्रेशन। मैंने बोला कि दोनों साइड इंटीग्रेशन करने पर, मैथ में चलता है कि दोनों साइड, एक साइड नहीं, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर सकते हो। तो आप कहोगे सर ये हो जाएगा ds = ये हो जाएगा v × dt। हुआ ना? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इतना अच्छा क्वेश्चन कि क्या बताएं। अच्छा बताओ जरा इनका इंटीग्रेशन क्या होगा, इनका इंटीग्रेशन क्या होगा। जैसे यहाँ पे बताओ dx का इंटीग्रेशन x हुआ तो इनका क्या होगा यहाँ पे, तो कहोगे सर यस बस केवल होगा = यहाँ पे सी लगाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यहाँ पे हम आगे अभी चलने जा रहे हैं। v की वैल्यू यहाँ से पुट करो 4t का क्यूब, यहाँ पे dt लगा दिया। अब यस = क्या हो जाएगा, 4 बाहर आ जाएगा और t पे पावर 3 का अगर इंटीग्रेशन करोगे तो पाओगे t पे पावर 4/4, एक कैंसिल प्लस c लगा दो, यानी कि यस = t पे पावर 4 + c। ये हमारा हो गया डिस्प्लेसमेंट निकल गया। तो इसी प्रकार जब हमको, वही ना मैंने कहा यस से v तक आना था तो हमने डिफरेंशिएशन करा, और जब v से यस आना है उल्टा तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो ये बातें अपने माइंड में सेट कर लो, और ये फार्मूला आप अपने माइंड में सेट कर लो, क्योंकि ये जो फार्मूले हैं ये बेहद इंपॉर्टेंट है और ऑलवेज ट्रू वाले फार्मूले हैं, ये कभी गलत नहीं हो सकते, ऑलवेज ट्रू। इसका उपयोग हम हर जगह कर सकते हैं, चाहे कांस्टेंट हो चाहे वेरिएबल हो। वेरिएबल मतलब क्या, जो हर क्षण चेंज हो रहा है। तो हमने मैथमेटिक्स में सीख लिया है क्या होता है, फिजिक्स में भी सीख लिया है क्या होता है। तो आपको उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा कि जब हमसे वेग मतलब वेलोसिटी को दे करके डिस्प्लेसमेंट को पूछेगा तो हमको इंटीग्रेशन ही करना पड़ेगा। चलिए एक एग्जांपल और टेकअप करते हैं, डेफिनेट वाला, ठीक है। चलो मैंने मान लिया आपसे कहा कि ये बताओ कि v = दे रखा है मैंने 3t का स्क्वायर + 2, और हमने कहा है कि आप बताओ डिस्प्लेसमेंट बताना है आपको 2 से 4 सेकंड के बीच, 2 से 4 सेकंड के बीच बताओ विस्थापन कितना वस्तु का हुआ। हमने कहा ये आपके पास वेलोसिटी का इक्वेशन है, और हमने कहा कि 2 से 4 सेकंड के बीच बताओ वस्तु का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। अच्छी बात है। तो कहोगे सर हम जानते हैं v = ds/dt, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ds = v × dt। आप कहोगे सर टेक बोथ साइड इंटीग्रेट, तो आप कहोगे यहाँ पे ds हो जाएगा = v × dt। इसका इंटीग्रेशन आपको पता है यस हो जाएगा, और v की वैल्यू यहाँ से पुटअप करो 3t का स्क्वायर + 2, और यहाँ पे लगा दिया dt। कुछ करना नहीं है, बस v की वैल्यू रखनी है, इंटीग्रेट करना है, लिमिट रखनी है, बस 3 ही काम तो करना है। जो आपका डिफरेंशिएशन था वहाँ भी कुछ ऐसे ही था, क्योंकि वहाँ पे लिमिट नहीं थी। जो इंटीग्रेशन है यहाँ पे इंटीग्रेट करना, अलग अलग वैल्यू रखना, इतना आसान, फिजिक्स बहुत आसान है। बस आपको थोड़ा सा कंसंट्रेट करके बैठना पड़ेगा, बहुत आसान सब्जेक्ट। बस इसके टॉपिक को अगर आज नहीं समझोगे, समझने का प्रयास नहीं करोगे, तो मैं कहे देता हूँ कि आने वाले समय में आप कहोगे सर फिजिक्स बहुत लेंदी है, क्योंकि आप बैठ के पढ़ नहीं रहे हो, लेकिन है बहुत आसान। इसको आपको बैठ के पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलो आ जाते हैं यहाँ पे
अब कहोगे सर s इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ध्यान जरा दीजिएगा, t का लिमिट है, t का लिमिट है 2 से लेकर 4 सेकेंड तक, लोअर लिमिट 2 अपर लिमिट 4, बस काम खत्म हो गया। अब इनका आप समाकलन कर सकते हो अलग अलग, ऐसे लिख सकते हो 2 से 4 तक ए 3t का स्क्वायर dt प्लस यहाँ लिख लो 2 से 4 तक ये हो गया 2dt, है ना। अब यहाँ पे कहोगे सर 3 बाहर निकल जाएगा, ऑटोमेटिक निकल जाएगा, बचेगा टी स्क्वायर। टी स्क्वायर का समाकलन क्या होता है, टी पे 3/3, लिमिट लगाओ 2 से लेकर 4 तक, प्लस यहाँ आ जाओ 2 बाहर निकल जाएगा, यहाँ बचेगा 1। अच्छा बताओ 1 dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो कहोगे सर केवल t होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा t, लगाओ आप 2 से लेकर 4 तक। अब क्या करना, तो सॉल्व हो गया, s इज इक्वल टू 3 हो गया, और यहाँ पे अब देखो कांस्टेंट को बाहर निकाल लो, पचड़े में पढ़ना ही नहीं, कांस्टेंट है तो बाहर निकालो इनको यहाँ से, इनका यहाँ पे कोई मतलब बनता ही नहीं है। तो बचा t पे पावर क्यूब ए 2 से 4 तक, और प्लस 2 यहाँ पे सॉल्व कर लो, एक बार रखेंगे अपर लिमिट को माइनस एक बार रखेंगे लोअर लिमिट को, बस ये कैंसिल हो गया। इनको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, एक बार यहाँ पे रखना है अपर लिमिट को माइनस एक बार t की जगह पे रखना है लोअर लिमिट को, इनका सॉल्यूशन ओवर हो गया, और ये हो गया प्लस के साथ 2, और यहाँ से 4 से 2 गया तो 2 होगा, और ये हो जाएगा 4 4 जा 16 4 जा 64 माइनस 2 रेज़ टू द पावर 3 का होता है 8 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 64 से अगर आप 8 को कैंसिल करोगे तो आएगा 56 प्लस 4 इज इक्वल टू 60 मीटर। यानी कि 2 से 4 सेकेंड के बीच जो हमारे ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट था वह 60 मीटर का था। देखा, मजा आ गया ना। तो है तो बहुत हलवासी, लेकिन वही ना कहा, अभी मैं कुछ होमवर्क दूंगा आपको, आप उसको करके जरूर बताइएगा, ठीक है ना। होमवर्क जो भी मिलता है आप उसको करो, अगर नहीं आता है तो आप चिल्ला के कहो सर नहीं आया, तब तो काम बनेगा भाई। और अगर मन में लेके बैठे हो तो समझ ही सकते हो, बीमारी है तो अगर अपने पास ही लेके बैठे रहोगे तो डॉक्टर क्या कर सकता है। यहाँ पे आ जाओ, एक्सीलरेशन, वही बात है, जब हमको वेग दिया था, हमको त्वरण निकालना था, तो हम डिफरेंशिएशन कर रहे थे। अब मैंने बोला आपको, मैंने एक्सीलरेशन दे रखा a इज इक्वल टू 4t का स्क्वायर, एक्सीलरेशन मैंने आपको दे दिया। अब आप बताओ जरा इसका वेग क्या है वस्तु का। यहां भी हो सकता है, बताओ वस्तु का वेग t बराबर 2 सेकेंड से बताओ 5 सेकेंड के बीच वस्तु का वेग क्या है, क्योंकि यहाँ पे एक्सीलरेशन वेरिएबल है ना, वेरिएबल है, समय के साथ चेंज हो रहा है। अब हमको लग रहा है बहुत तेज बढ़ रहा है, तो आपको बताना है, तो कोई बात नहीं। फिर कहोगे सर हमने पढ़ा a इज इक्वल टू dv/dt, आप कहोगे सर अब इनका हमको करना पड़ेगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। वही बात है, देखना जरा, जब v पता था a निकालने के लिए डिफरेंशिएशन करना पड़ता था, अब की बार a पता है v निकालना है, उल्टा काम करना है, तो आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। कुछ नहीं है, सब तो वही है, बहुत आसान। अब देखो जरा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो dv इक्वल टू हो जाएगा a इंटू dt, हो जाएगा ना। अब इंटीग्रेट करना है, दोनों साइड में कर दो, dv a dt हो गया। अब इसका जो होगा तो कहो, अब बताओ बाहर मैं फिर निकालता हूँ तो केवल v हो जाएगा, क्योंकि v पे पावर 0 कर देंगे तो हो जाएगा v इज इक्वल टू, यहाँ पे a की वैल्यू क्या रखे हो 4t का स्क्वायर dt। अभी आप कहोगे सर एक बात भूल रहे हो, लिमिट लगा दो 2 से लेकर 5 तक, इन्हीं के बीच निकालना है। तो अब इसका जो होगा 4 बाहर निकल जाएगा, और t स्क्वायर का समाकलन कितना होता, t पे n+1 यानी कि t पे 2+1 और अपान 2+1 यानी कि 3। लिमिट लगा दो 2 से लेकर 5 तक। c नहीं लगाना, c को लगा दोगे तब तो यानी कि इंडिफिनिट हो जाएगा, और हमको लिमिट पता है तो c क्यों लगाएंगे। अब यहाँ पे आ जाओ, आप कहोगे v इज इक्वल टू 4 और यहाँ पे 1/3 कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, 80 का क्यूब, लोअर लिमिट 2 अपर लिमिट 5,
ये हो जाएगा 4/3, ये हो गया 5 का क्यूब। एक बार अपर लिमिट को रखेंगे माइनस, एक बार लोअर लिमिट को रखेंगे, सॉल्व कर लो। 4/3 ब्रैकेट में 5 × 10⁻³ का मतलब 125 हो जाएगा, -8 हो जाएगा। ठीक है ना, बाहर निकालोगे तो 4/3 × 117, ये क्या है आपका वेग निकालो ना, मीटर पर सेकेंड। यानी कि 2 से लेकर 5 सेकेंड के बीच जो वस्तु का वेग था ना, वह 4/3 × 117 मीटर पर सेकेंड था। इनको आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है ना, तो आपने देखा कि अगर कोई वस्तु कैसे भी चल रही हो, उसका जो डिस्प्लेसमेंट हो हर क्षण बदल रहा हो, उसका जो वेग हो, वेलोसिटी हो, प्रत्येक क्षण बदल रहा है, प्रत्येक मोमेंट वो चेंज हो रहा है, और जो उसका एक्सीलरेशन हो अभी हर मोमेंट चेंज हो रहा है, तब भी हमारा जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है फिजिक्स में बहुत ही आसान से हम कर सकते हैं। किसी को अगर हमको टाइम की पता चल जाए कि किस टाइम से यह चेंज हो रहा है, तो हम बता सकते हैं कि इस समय इसका वेग क्या होगा। ठीक है ना, यही हमारा इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का कमाल है कि हम बहुत ही आसानी से बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, और आपको मैं एक बात बताया देता हूं कि अगर आप यहाँ पे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के बारे में अच्छे से सब बातें जान चुके हो, तो कभी भी कोई भी कंपटीशन की बात करोगे, अगर पढ़ना चाहोगे, तो ये सब क्वेश्चन आपको बकतुरैन इतना आसान लगेगा कि आप कहोगे हाँ वास्तव में कि फिजिक्स हमने पढ़ा था तो ये सब बातें बहुत आसान हो गई। सारी बातें उन्हीं के लिए कठिन होती हैं जो अपने क्लास को सही से टेकअप नहीं किए होते हैं, उनको सारी बातें कठिन लगती हैं। तो हम आपसे यही कहेंगे कि आप वीडियो को शांतिपूर्वक बैठ के लास्ट देखिएगा। वीडियो जो कि बेहद ही सिंपल भाषा में बताया जा रहा है, आपको समझ में भी आ रहा होगा। और कहीं पे अगर दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखो, जो मन सो लिखो, फ्री हो, लेकिन आप बताओ ज़रूर कि हो क्या रहा है। ठीक है ना, और आपके पास स्कूल के व्हाट्सअप नंबर भी है, वहाँ बता सकते हो सर हाँ यहाँ पे हमको यहाँ पे दिक्कत है, तो वहाँ पे बताओगे तो पक्का डाउट क्लियर होगा। ठीक है ना, आप बस बताओ। चलो आपको मैं कुछ होमवर्क देता हूँ, ठीक है ना, आप इसको करके जरूर बताना। होमवर्क में आप लिख लो, मैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट दे रहा हूँ और आपको डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे मैं वेग दे रहा हूँ, आपको v का मान मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ और आपको बताना है डिस्प्लेसमेंट। v इज इक्वल टू, पहला क्वेश्चन है 3t² प्लस 2t, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन है v इज इक्वल टू 4t3। तीसरा है v इज इक्वल टू 9t-3, और यहाँ पे आप ले लो इनका वो क्या बोलते हैं, t इज इक्वल टू 0 से लेकर 5 तक लिमिट ले लो, 0 to 5, रेस्ट से चल रहा है, समय 0 है यहाँ पे। चौथा ले लो आप v इज इक्वल टू 7t² प्लस 2t, ठीक है ना, स्क्वायर कर लो, माइनस का कर लो, यहाँ बताना है। अब पांचवा ले लो आप v इज इक्वल टू 8t², और आप यहाँ पे लिमिट ले सकते हो, t आपको बताना है 5 से 10 सेकेंड के बीच, टाइम लिख लो यहाँ पे। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, अब मैंने दिया आपको एक्सीलरेशन में देने जा रहा हूँ और आपको बताना है वेग कितना होगा। तो ले लो a इज इक्वल टू 4t² माइनस 4, दूसरा ले लो a इज इक्वल टू 9t² प्लस 2t, तीसरा ले लो a इज इक्वल टू 2t माइनस 2, चौथा ले लो 4a इज इक्वल टू 4t⁻3, पांचवा ले लो a इज इक्वल टू 9 t⁻−2 प्लस 9t, और यहाँ पे आप लिख लो t का मान 0 से लेकर के, नहीं 0 से नहीं 2 से 5 तक, यहाँ पे t बराबर 3 से 10 तक, ठीक है ना। इन्हीं के बीच निकालना है आपको वेलोसिटी। तो इसको करके आप यहाँ भेज दोगे तो
अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो, मैंने बोला ना आपसे, कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में अगर कहीं प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर बताइएगा। और हाँ, आप देखो ज़रा कि शुरुआत में अगर आपको बैठ के तो देखना पड़ेगा, क्योंकि आपका क्लास अचानक चेंज हुआ है और सारी बातें बहुत नई सी हैं। आप क्लास 10 से क्लास 11 में अपग्रेड कर गए हो और यहाँ पे सारी बातें बहुत नई हैं, बहुत नहीं है, ठीक है ना। उसको पुराने में खींच के आपको बताया जा रहा है, तो आपको थोड़ा तो संघर्ष करना पड़ेगा, आपको थोड़ा बैठना पड़ेगा, ठीक है ना। तो वहाँ पे आप घबराइएगा मत, बैठना पड़ेगा, ज़रूर बैठिएगा, तभी तो आपको आएगा, नहीं तो फिर मुश्किल में पड़ जाओगे। तो नई चीज़ें हैं, आप इस बात को ध्यान में रखते हुए आप शांतिपूर्वक अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहो। और जो भी सारे होमवर्क हैं आप ज़रूर करके बताओ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि इसी के बेस पे हम बड़े बड़े न्यूमेरिकल लगाने वाले हैं। और सारी बातें आप प्रूफ करके चल रहे हो तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आज की वीडियो में हम इतना ही बताएंगे, फिर हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, जो कि मैंने बताया ना कि अगर हमको किसी भी, अगर हम मान लो मोशन कर रहे हो, कहीं मोशन कर रहे हो, डायरेक्शन बताना हो किस डायरेक्शन में हम चल रहे हैं, तब कैसे बताएंगे? तो दिक्कत होगी ना, क्योंकि अब कोई कहता है कि एक आदमी 5 मीटर चला, आगे चला, बताओ कि इस समय किस डायरेक्शन में है, तो आप यह सोच रहे हो कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की बात कर रहा है ना। आप अभी लीनियर मोशन पढ़ रहे हो तो प्लस माइनस की बात कर रहे हैं कि प्लस में चल रहा है कि माइनस में चल रहा है, ठीक है ना। इसके बारे में हम चर्चाएं बाद में करेंगे। तो फिलहाल ये सारे जो बातें हमने बताई आप अच्छे से नोट कर लो, अपने माइंड में सेट कर लो, और जो भी बातें हमने नोट करने के लिए कहा है अपनी फेयर कॉपी में ज़रूर नोट करना और अपने प्रॉब्लम को बताते रहना। तब तक के लिए आप पढ़ते रहो, फिर मिल जाएंगे अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट।